वंदे मातरम व्यूवर्स। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक सैंपल पेपर। बहुत डिमांड थी इसकी कि हिंदी के साथ साथ जो फाउंडेशन कोर्स का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जो पार्ट बी में माना जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के अनुसार, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर फाउंडेशन कोर्स का एक कंपलसरी पेपर है, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सभी यूजी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए कंपलसरी है। आज इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू आधारित होंगे, मल्टीपल चॉइस आधारित 50 प्रश्न और उनके उत्तर होंगे। ये 50 प्रश्न बीए, बीकॉम, बीएससी यानी स्नातक स्तर के सभी विद्यार्थियों के लिए जो कंपलसरी वाला पेपर है उससे संबंधित है और इंग्लिश लैंग्वेज के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए एक सैंपल पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्स। ये आपके सिलेबस में एक्स नाम से एक रचना है। इसके रचनाकार पूछे हैं कौन है। ये आपके विकल्प हैं गुरु टैगोर, खुशवंत सिंह, आर के नारायण या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है श्री आर के नारायण। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। Which one of the following is not written by आर के नारायण। आर के नारायण जी ने इनमें से कौन सी रचना नहीं रची है। द इंग्लिश टीचर, द लास्ट लीफ, द डार्क रूम, द गाइड। तो इसमें से द लास्ट लीफ इनकी रचना नहीं है, यह रचना ओ हेनरी की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Who became the sole occupant of कुमार बाग। ये रहे आपके विकल्प, द ओल्ड मास्टर, द लेडी, द ट्री कटर या विलन। इसका सही उत्तर है एज एन एजुकेशनिस्ट गांधी जी वॉज। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी जी थे। द ऑप्शंस आर एन आइडियलिस्ट, ए नेचुरलिस्ट, एन आइडियलिस्ट एंड ए प्रैग्मेटिस्ट ऑल टुगेदर, यानी सभी ए प्रैग्मेटिस्ट या नेचुरलिस्ट। सही उत्तर है गांधी जी नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी भी थे, आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी भी थे और प्रैग्मेटिस्ट यानी व्यवहारवादी भी थे। उनकी शिक्षा पद्धति सभी को समाहित करके चलती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड गांधी जीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस एज एम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की शिक्षा दर्शन के अनुसार वो किस पर फोकस करती है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। रहे आपके विकल्प, ए synthesis of individual and social aim, individual aims, cultural aim या social aims। The answer is a synthesis of individual and social aim, यानी व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का जो मिला जुला रूप है वो इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, The ultimate aim of education according to Gandhi ji was to help the individuals। The options are gainfully employed in life, peaceful and happy in life। यानी गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए जो एजुकेशन एबल टू ग्रो into godliness, to be a divine human being by realizing। गांधी जी की विचारधारा भी है। तो गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो मन, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति मानते हैं वो, कि जो कुछ उसके अंदर है वो कैसा है, सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति है गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। On whose philosophy is based the current primary education in India। भारत की जो प्राथमिक शिक्षा है अभी वर्तमान में वो किस पर आधारित है। तो आपके विकल्प हैं टैगोर, श्री अरबिंदो, गांधी जी, विवेकानंद। ऑप्शंस आर गांधी जी,
अभी जो वर्तमान में भारत की जो एजुकेशन है वो गांधी जी की जो विचारधारा है, उनकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उस पर आधारित है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्य एंड अहिंसा इन गांधी जी ओपिनियन इज। सत्य और अहिंसा गांधी जी के अनुसार टू साइड ऑफ ए कॉइन, हैव नो रिलेशन बिटवीन द टू, कांट इंटरवाइन या कैन नॉट ट्रांसलेट। द आंसर इज टू साइड ऑफ ए कॉइन। गांधी जी मानते हैं कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर लेबर सेविंग डिवाइसेस, एक्शन इन थॉट, डिसीज इन पॉवर्टी, हेक्टिक वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से मुख्य समस्या अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इज ऑप्शन सी, डिसीज एंड पॉवर्टी, यानी बीमारी और गरीबी जो है वो भारत की मूल समस्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया। कैसा था भारत का पुराना जो चेहरा था? हैज ऑलरेडी चेंज्ड फुली, इज वेनिशिंग डेली, इज नॉट लाइकली टू चेंज एट ऑल, इज चेंजिंग फास्ट। आंसर इज चेंजिंग फास्ट, बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the earliest influence of ancient Indian culture on Southeast Asia can be traced back to, the option is 4th century AD, 1st century AD, 5th century BC, 9th century BC। इस प्रश्न का आशय ये है कि जो पहले प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत की जो कल्चर है उसको दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो कब या किस समय प्रभावित किया उनको। तो ऑप्शन से आपका सही विकल्प है, राइट आंसर है 5th सेंचुरी बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी, ईसा के जन्म के पूर्व बीसी लगाते हैं और ईसवी के बाद एडी लगाते हैं, आफ्टर डेथ। तो जैसे अभी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है 2022 है ना, तो ये इसको हम ईसवी बोलेंगे एडी, और बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जो अवतार जन्म हुआ था, उसके बाद उनका जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी प्रचलित हुआ। और हाँ, भारत से ज़्यादा बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी एशियाई, चाहे वो चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इन देशों में तो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार है। जापान में, इवन जापान में काफी प्रचलित है बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजयाहू इज सेड टू हैव कंक्वर्ड सिलोन फर्स्ट बार। सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का। तो ये ऑप्शन है, ए किंग फ्रॉम फोक टेल्स, ए किंग फ्रॉम फेबलेस, ए किंग फ्रॉम रियल लाइफ, ए किंग फ्रॉम एपिक्स। पौराणिक कथाओं से नहीं थे। इसका सही उत्तर है कि वो राजा वास्तविक जीवन से संबद्ध था। The Western dissemination of Indian mysticism was, भारत के रहस्यवाद का जो पतन है या क्षरण है उस पर सबसे ज्यादा यानी किस प्रकार प्रभावित किया इसको वेस्टर्न कल्चर ने? तो हाईली इन्फ्लुएंशियल, वेरी रेजुवेनेटिंग, वेरी डिमोरलाइजिंग या नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल। द राइट आंसर इज हाईली इन्फ्लुएंशियल। The next question is the longest epic of the world is, विश्व का सबसे बड़ा जो पुराण है या पौराणिक ग्रंथ है वो क्या है? रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे लंबा एपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कृष्णा हैज टॉट अस। लॉर्ड कृष्णा हमें क्या सिखाते हैं? Vitality of life, importance of karma, ऑप्शन ए एंड बी, none of the above। ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्या होता है, अगर आपको पता ना हो तो आप बोथ या फिर ऑल द अबव जो होता है वो लगाइए। जब आपको पता नहीं है तो केवल उसी केस में इस चीज़ को, इस मेथड को आप अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाभारत टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ। महाभारत क्या सिखाती है? सेल्फलेस कर्मा, फाइट अगेंस्ट लवली डिजायर, ऑब्टेन्ड डिसऑनेस्टी और
अनफेयरली, या बोथ ए एंड बी। बिल्कुल सेल्फलेस कर्म, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु न कदाचन, कहा है ना महाभारत में कृष्ण ने क्या कि सेल्फलेस कर्म, निस्वार्थ भाव से फल की चिंता किए बिना कर्म करो, ये कहा है। और फाइट अगेंस्ट लवली डिजायर, यानी जो प्रिय इच्छाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करो या उनका दमन करो। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन रिटन बाय सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, तरुदत्ता, विलियम वुड्सवर्थ। द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम की रचना की है। हिंदी में ये जहां मन भय मुक्त है नाम से भी ट्रांसलेटेड है, आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से संबद्ध हैं? ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। तो निश्चित रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और अब उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो कार्य है, उनके कारण हमारा बंगाल ही नहीं हमारा पूरा देश गौरवान्वित रहता है। बल्कि एक काम उन्होंने ऐसा भी किया है जिससे पूरा एशिया उन पर गर्व करता है। आगे के क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। आप देखिए, वीडियो बनाने में, पीपीटी तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है, इसलिए अगर लाइक करने में आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा है और ना मुझे पैसा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करने से ये लगता है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ काम का है, ठीक है। और अभी बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ जानकारी दूंगा, आप इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान जो उन्होंने अपनाया है, अमार सोनार बांग्ला, है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। नोबेल प्राइज कब मिला? साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब है 1913। 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये साहित्य का नोबेल केवल भारत का नहीं, एशिया में पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नोबेल प्राइज मिला, यानी पहले एशियाई व्यक्ति भी थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। और किस रचना पर मिला उन्हें? गीतांजलि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब द फॉलोइंग इज वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर इज श्री श्रद्धांजलि, गीतांजलि, गीतमाला, सावित्री। मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, गीतांजलि उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आपका जो मन है वो भयमुक्त रहे और सर गर्व से ऊंचा रहे। ये आपके ऑप्शंस है, टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, टू बी प्राउड ऑफ हिज हाई पोजीशन, टू बी फियरलेस एंड हैप्पी, टू स्टैंड स्ट्रेट। तो सही जवाब है टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। आप भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से जिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मीन्ड बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री। Where people don't have to pay for education, where people have access to the knowledge through internet। इंटरनेट तो था नहीं उस समय, तो ये विकल्प नहीं आना चाहिए। Where people are provided education freely irrespective of their caste, creed, social status and nationality। And next option is where right to free education is guaranteed by the constitution। The right answer is C। ऐसा मतलब नॉलेज जो ज्ञान है वो मुक्त है। वो ज्ञान मुक्त कब होगा? जब जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो लिंग, जाति, नस्ल भेद, प्रांतवाद आदि के बिना सबको प्रोवाइड किया जाएगी, बिना उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भेदभाव किए बिना। इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें क्या पर्यायवाची, मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। ये वर्ड है, इससे 4 ऑप्शंस आएंगे। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है पूरा। काइंड, जो वर्ड है, जो शब्द है वो काइंड है। इसके विकल्प है नाइस, वाइल्ड, फनी, पास। ये वाइल्ड का मतलब तो होता है जंगली, फनी यानी थोड़ा सा मजाकिया, पास यानी पुराना। आंसर इज नीस। काइंड यानी दयालु होता है। 19 से इससे मिलता जुलता शब्द है, शब्द है। ग्लैड, ग्लैड एक ग्लैड, ब्रोकन, हैप्पी, राउंड, गोल्ड,
ग्लैड का मतलब होता है थोड़ा सा ना आनंदित होना। तो ब्रोकर यानी तो ब्रोकर तो ब्रोक से बना है, ब्रोकर यानी एक मीडिएटर भी होता है, राउंड यानी गोल्ड, गोल्ड यानी तो आप जानती हैं सोना। तो इसका आंसर होगा हैप्पी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची मिलता जुलता। शाइनी, तो शाइनी के विकल्प है एक्स्ट्रा, ब्राइट, केयरफुल, एंग्री। तो सही आंसर है ब्राइट, है ना, चमकता हुआ। बिग, बिग, लार्ज, नेक्स्ट, मैनी, ओनली। ओनली का मतलब होता है एक या केवल, मैनी यानी बहुत से, नेक्स्ट यानी अगला, लार्ज यानी बड़ा होता है। तो आंसर इज लार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज नॉइजी। नॉइजी यानी शोर। अभी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा वीडियो में। तो फास्ट, लाउड, अफ्रेड, स्मॉल। तो द आंसर इज लाउड। नॉइजी यानी थोड़ा शोर शराबा, लाउड। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको विलोम बताना है, विलोमार्थी बताना है, उल्टा अर्थ वाला। थिक, थिक का अर्थ होता है मोटा, है ना। तो फैट यानी तो फिर वही हो जाएगा, फैट यानी थोड़ा मोटा, वे यानी रास्ता, लेट यानी देर से। तो थिन यानी होता है पतला, जीना, इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अर्ली। अर्ली का अपोजिट क्या होगा? वेरी, नाउ, लेट, सून। अर्ली का अपोजिट क्या होगा? लेट। अर्ली यानी होता है थोड़ा शीघ्र, लेट यानी देर से। नेक्स्ट, कोल्ड। कोल्ड का अपोजिट क्या होना चाहिए? हॉट, कूल, लकी, ओल्ड। ये तो आप जानते हैं, कोल्ड का हॉट। कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, घबराए नहीं विद्यार्थी। बिल्कुल आपके मान के चलिए 50 में से 20 क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सीरियसली, अगर आपको कम भी आता है लेकिन आपने सिलेबस अच्छे से उसकी स्टडी की है तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और जिनको अच्छे नंबर लाना है वो पूरा वीडियो भी ध्यान से देखें। वीडियो तो सबको ध्यान से देखना है बिना स्किप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिमिलर। सिमिलर का अपोजिट क्या होगा? डिफरेंट, प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट या सीक्रेट। तो सही आंसर क्या है? डिफरेंट। सिमिलर यानी होता है एक जैसा, डिफरेंट यानी अलग, है ना। प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सेफ का अपोजिट क्या होगा? इनसिक्योर, टेरिबल, इंपॉर्टेंट, बिजी या इनसिक्योर ना। सेफ यानी होता है सुरक्षित, इनसिक्योर यानी असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लो। स्लो का अपोजिट क्या होगा? डार्क, ओल्ड, लकी, फास्ट। और ये तो आप इजी है, आप बता देंगे फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सेंस। एब्सेंस यानी अनुपस्थित, तो इसका आ जाएगा आंसर इज प्रेजेंस। एब्सेंस का अपोजिट हो जाएगा प्रेजेंस। देखिए इसमें भी पर्यायवाची विलोम शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। वोकैब है अबंडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एविडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। तो आपके ऑप्शन है स्केर्स, एक्सीडेंटल, रॉन्ग, लेफ्ट, वाइड। वाइड यानी होता है चौड़ा। क्रिकेट में होता है ना वाइड बॉल यानी चौड़ी बॉल, दूर फेंक दी गई। तो इसका सही आंसर क्या है? स्केर्स यानी जो दुष्प्राप्य हो, मुश्किल से प्राप्त किया जाए। तो इसका अपोजिट क्या है? अबंडेंट का अपोजिट है स्केर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग समर ड्राई लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों के दिनों में ड्राई लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग डेज फ्रॉम ट्रीज। तो राइट जो ब्लैंक में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में इनका कौन सा ऑप्शन आएगा? एवरीवेयर फ्रॉम ट्री, क्विकली, जेंटली, ऑल द अबव। तो सही आंसर है जेंटली यानी धीरे धीरे। गर्मियों के मौसम में जो पत्ते सूखकर धीरे 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 वृक्ष से गिरते हैं। नेक्स्ट, जेंटली यानी सनासन है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज सिमिलर, सॉरी, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज स्माइल्ड। इसके आगे क्या आएगा? स्माइल अगर की है तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सैडली यानी तो दुखी होता है, यस्टरडे यानी कल। तो सही आंसर इसमें आएगा चीयरफुली, है ना, चीयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, विच वर्ड इज ए मटेरियल नाउन। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आपके सिलेबस में है। इस सेंटेंस में जो लिखा है माई मदर वियर गोल्ड ज्वेलरी, इसमें आपको मटेरियल नाउन ढूंढना है। तो आपके ऑप्शन है ज्वेलरी, गोल्ड, वियर्स, मदर। तो ऑप्शन राइट आंसर है गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। तो जिस तरह पानी, इनको भी द्रव्य हुआ, पानी, पेट्रोल, डीजल, तेल, कोई भी पेय पदार्थ, है ना। गोल्ड हुआ, जितनी भी धातु हुई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या? मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, मटेरियल नाउन। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज crowd was on main street, which word is a collective noun। आपको आइडेंटिफाई करना है कलेक्टिव नाउन में से कौन से? crowd ऑन मेन स्ट्रीट। तो
सही विकल्प है क्राउड। कलेक्टिव यानी अपन क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को हिंदी में, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। क्राउड यानी होता है भीड़, यानी जहाँ कलेक्शन हो, समूह हो, है ना, समूहवाचक संज्ञा, जो एक समूह का बोध कराए। तो क्राउड क्या है, भीड़, समूह का बोध करा रही। इसी तरह क्लास, आर्मी, पार्टी, ये अन्य उदाहरण है कलेक्टिव नाउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वर्ड इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वर्ड इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है। ऑप्शंस आर पॉलिसी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, बेस्ट, द। ये ऑनेस्टली टाइप हो गया है, ऑनेस्टी है क्योंकि इसी में से लिया गया है वर्ड्स में। द राइट आंसर इज ऑनेस्टली, यानी जो ईमानदारी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जितने भी मानव के भाव होते हैं, रोना, हंसना, बैठना, क्रोध, दुख, ईमानदारी, करुणा, क्रोध, क्रूएलनेस, है ना, ये मतलब निर्दयता, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, भी आप याद रखिए, इंग्लिश से ही लिया गया है ना। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, है ना, और कलेक्टिव नाउन अभी चर्चा की, मटेरियल नाउन चर्चा की, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार की नाउन। एक एक उदाहरण आप याद करके जाना एग्जाम की तैयारी के लिए। एक या 2 क्वेश्चन, पोस्ट प्रोबेबिलिटी 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा वाज ब्लैंक यूनिवर्सिटी टॉपर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भी है, एन द, 3 आर्टिकल होते हैं, है ना। ए और एन क्या इंडेफिनिट आर्टिकल, और परिभाषा होती है डेफिनेट और इनडेफिनेट, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो द आंसर इज ए। तो इसका क्या नियम है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि जिसका साउंड होता है ना वो वॉवल से शुरू होता है, यानी जो उच्चारण है उसका स्वर उच्चारण होता है, तो वहां पर क्या लगता है, एन लगता है। तो जो अंग्रेजी का जो स्वर है वो 5 होते हैं अंग्रेजी में स्वर, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो यू जो है ना स्वर है, लेकिन फिर भी इसके आगे एन नहीं लगेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना वो वॉवेल से तो शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो वो व्यंजन के रूप में हो रहा है, वो वॉवेल में नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या है, ए। तो पूजा वाज ए यूनिवर्सिटी टॉपर। लेकिन ऐसा कई बार होगा, जैसे एम ए, ही इज एन एम ए। तो एम तो क्या है, एम एक व्यंजन है ना। तो व्यंजन के आगे एन क्यों लगा, जबकि ए लगना चाहिए, क्योंकि उसका जो उच्चारण है ना एम का वो ए से हो रहा है, उसका स्वर उच्चारित हो रहा है। तो ये आर्टिकल भी आप थोड़ा पढ़ लिए, 1-2 क्वेश्चन अवश्य से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मेट ब्लैंक द रेलवे स्टेशन, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको सही प्रपोजिशन इसमें यूज करना है। फिर इसमें ब्लैंक में ऑप्शंस आर इन, एन, एट, फॉर। आंसर इज एट। वी मेट एट द रेलवे स्टेशन। एट जो प्रपोजिशन है वो बिल्कुल डेफिनेट स्थान के लिए लगाया जाता है, जहां पर आपका कोई निश्चित स्थान हो। जैसे आप किसी शहर में हैं, उदाहरण के लिए आप नागपुर में हैं, या उदाहरण के लिए आप इंदौर में हैं, तो वहां पर्टिकुलर आप राजवाड़ा में, तो एट राजवाड़ा बोलेंगे। यू लिव इन इंदौर, लेकिन करेंटली आप कहां पर है, वो सिचुएशन आप पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हैं, तो वहां एट लगाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखकर निकल जाते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपको वीडियो लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेहनत की जा रही है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब से नवाजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो नीचे अगला जो सेंटेंस है उसको पूरा करना है। दिस इंग्लिश टेस्ट वाज ब्लैंक देन द लास्ट वन। खाली स्थान है, हार्ड, इजी, हार्डर, हार्डेस्ट। एक्चुअली आप इसमें ना डिग्री भी है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है, हार्डर। दिस इंग्लिश टेस्ट वाज, ये आपका इंग्लिश टेस्ट है, आपका एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम वाज हार्डर देन द लास्ट वन। हिंदी से थोड़ा सा कठिन है, ऐसा हम कह सकते हैं ना, हार्डर। तो यहाँ जब 2 के बीच में तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, हार्डर। और अगर सबसे ज्यादा कठिन हुआ सारे पेपरों में, तो फिर हार्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री आपकी आएगी वहां पर। तो यहाँ पर
पिछले बार से तुलना की जा रही तो इसका हार्ड का सेकंड क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हार्डर, है ना, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सफिक्स, जैसे हिंदी में होता है ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये याद रखिए, प्रीफिक्स यानी प्री यानी पहले लगता है ना, प्री, जैसे प्री एंट्री, तो प्री का अर्थ है पहले, तो प्री होता है, प्रीफिक्स होगा आपका उपसर्ग और सफिक्स होगा लास्ट। तो इसमें हमें क्या, चाइल्डहुड में आपका प्रत्यय ढूंढना है हमें, तो इसका ऑप्शन है ची, चिल्ड्रन, हुड या ओडी, ऑप्शन इज हुड, है ना, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, इस टाइप से इसके इस प्रत्यय से शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रीफिक्स, अब आपको यहाँ उपसर्ग पहचानना है। द स्टोरी इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल में देखिए क्या है, यू एन बी एबल, राइट आंसर इज अन। ये डिस हुआ, अन हुआ, इम, जैसे क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, तो डिस एक क्या उपसर्ग हो गया, एबल, एबल प्रत्यय है ना, तो इसमें बिलीव शब्द में अन जो है वो प्रीफिक्स है और एबल जो है सफिक्स है। क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स पूछा गया है तो सही उत्तर क्या है, अन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक पैराग्राफ या दो अनसीन पैसेज आएंगे, है ना, आप वो एग्जामिनर के ऊपर एक पैसेज देके 10 क्वेश्चन पूछ ले या 5-5 क्वेश्चन के 2 पैराग्राफ दे, वो पेपर सेटर के ऊपर है। अगली स्लाइड में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, अनसीन पैसेज, ये एक सैंपल है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 11,570 एकड़, कालेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है। जब तक आप इसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक आपके जो दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि ये जो एग्जाम हो रही है उसका लाभ सभी को मिले। आपके जो फाउंडेशन में 4 पेपर होना है, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण और योग। हिंदी इंग्लिश का एक ही दिन पेपर होगा, 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और फाउंडेशन, पर्यावरण और योगा का इनके भी 50-50 प्रश्न आएंगे, लेकिन वो अगले दिन होगा। यानी एक दिन में 2 पेपर हिंदी इंग्लिश फाउंडेशन के होंगे और एक दिन में पर्यावरण और योगा के क्वेश्चंस होंगे। ये आपने पढ़ लिया होगा, ये फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में कहा गया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इस दिसंबर 2000। देखिए पैराग्राफ में आंकड़े हों और आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये अगला, और इस तरह से पैराग्राफ भी आ सकते हैं 1 2 3 4 लिखकर, या ये लिखा भी नहीं हो सकता है। एज फॉर द स्टेप टेकन द आंसर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट, है ना, तो इस प्रकार से एक पैसेज आएगा, संभवतः इजी पैसेज आएगा। पैसेज को 2 या 3 बार आप पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ने से आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो बहुत जल्दी कर लेंगे, तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको बहुत जल्दी कर लीजिए, अच्छे से गोला लगाइए। 4 ऑप्शन में से एक को ही गोला लगाना है, याद रखिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट से, या जो भी निर्देश हो एग्जाम में आपके, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द कालेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट इज 1175, 1075, 11570 या 11750। द राइट आंसर इज 1157 एकड़ था इसका एरिया कालेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट। कहाँ पर है कालेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट? है हरियाणा, यमुनानगर, है ना। कालेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट वाज डेजिग्नेटेड ए नेशनल पार्क थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कब हुआ इसका नेशनल पार्क के रूप में? फरवरी 2003, दिसंबर 3, मार्च 4 या अगस्त 2001। आंसर इज दिसंबर 2003। ये देखिए जो आंसर जो है ना उसी पर बेस्ड है। कई बार अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर अनसीन पैसेज जनरली अनसीन रहता है, ऐसा पूछा जाता है जो कहीं सीन ना हुआ हो। अनसीन का अर्थ ही है जो आपने सीन नहीं किया, आपने देखा नहीं हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरिंग होल्स हैव बीन डग अप अक्रॉस द फॉरेस्ट एरिया टू स्टॉप वाइल्ड लाइफ फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे इन सर्च ऑफ वाटर। यानी इसमें पूछा गया है कि कितने पानी के स्रोत या पानी के गड्ढे किए गए थे ताकि जो इसमें रहने वाले, नेशनल पार्क में रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो इधर उधर ना भटके पानी की तलाश में। तो पैराग्राफ से क्वेश्चन है, इसमें 8 दिया हुआ है, 8 वाटरिंग होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वर्ड इज पैरा 3 इज ए सिनोनिम्स ऑफ डेंजर रिस्क, है ना। तो इसका पर्यायवाची बताना है। डिस्क्लोज, फिंगर, नेस, पोचिंग, तो मिनेस, है ना। तो ये जस्ट इसका क्या है पर्यायवाची टाइप का है, डेंजर यानी खतरा, खतरा हो सकता है जिसमें।
द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड इलिसिट मीन्स, ये भी बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है नॉट अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, नॉट अलाउड बाय रूल्स एंड लॉ, ऑब्टेन डिसऑनेस्टली और अनफेयरली, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज नॉट अलाउड बाय रूल्स एंड लॉ। यानी जो इलिसिट का अर्थ हुआ है अवैधानिक या जो वैधानिक रूप से उचित ना हो, इलीगल हो। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी पर्यावरण का भी वीडियो आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।